खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्चुअल लॉन्चिंग के मौके पर राज्य सरकार के संबंधित विभाग के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के ग्रामीणों के साथ संवाद भी करने वाले हैं। प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कॉमन सर्विस सेंटर्स और कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए इस संवाद में शामिल होंगे। जानकारी यह भी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में करीब 30 लाख प्रवासी कामगार वापस आए हैं। राज्य के 31 जिलों में वापस लौटने वाले श्रमिकों के साथ साथ कामगारों की जो संख्या है वो 25,000 से ज्यादा रही है। इनमें 5 तेजी से उभरते हुए जिले भी शामिल हैं। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की योजना की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के रूप में एक अनूठी पहल की है, जिसमें राज्य सरकार के साथ ही उद्योग जगत, बाकी के संस्थानों की भी भागीदारी है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य रोजगार देना, उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ साथ औद्योगिकी संगठनों और बाकी संस्थानों को एक साथ जोड़ना है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने कई सेक्टर्स को सहारा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की। देश के पिछड़े इलाकों में एक मजबूत आधारभूत ढांचा खड़ा करते हुए रोजगार के अवसर पैदा करने के मकसद से 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई थी। और आज एक बार फिर आत्मनिर्भर अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का कार्यक्रम की शुभारंभ होने जा रहा है। आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी और सीएम योगी इसकी शुरुआत करने वाले हैं और ये शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही तय कर लिया था कि जो हमारे अप्रवासी मजदूर हैं जब उत्तर प्रदेश आएंगे तो उनको हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे। अभी देखा गया कि लॉकडाउन के दौरान और कोरोना के दौरान जो हमारे मजदूर थे वो विभिन्न प्रदेशों में रोजगार के लिए गए थे, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। तो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया हम उनको जनपद में, उनके गाँव में और उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर ही रोजगार देंगे। उसके तहत ही कार्यक्रम होगा। रोजगार को मैंने क्या होंगे इस कुछ सरकार चर्चा कर लेती, किस तरह से क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, किस विभाग के रोजगार होंगे, कितने लोगों को, उनका क्राइटेरिया क्या होगा, ये सब ना बता करके केवल एक और घोषणा भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के और देश नौजवानों के साथ मजाक उड़ाया है उनका, ये कह करके। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार की नीति है कि किस तरह से वो रोजगार जो नौजवानों को देना चाहती है, इसकी कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा। वो ब्लूप्रिंट लाके दें, तैयार करें, फिर करोड़ों लोगों के रोजगार की बात करें। रोजगार चाहिए पर झूठा वायदा नहीं चाहिए। चलिए, पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पंकज, जिस तरह से केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी, उसके बाद अब उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज एक ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में इसकी शुभारंभ होगा। क्या कुछ डिटेल्स हैं, किस तरह से इसे डिजाइन किया गया है, किस तरह की जानकारी मिल रही है? अंशु, देखिए, उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे और उत्तर प्रदेश में 1,25,00,000 लोगों को नियुक्ति पद, जो रोजगार अलग अलग क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की जो एक कोशिश है उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री करेंगे। खास बात यह है कि 1,25,00,000 लोगों को रोजगार देने वाला भारत का शायद पहला उत्तर प्रदेश राज्य बन जाएगा। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कुछ जिलों की महिलाएं जो आत्मनिर्भर बनने की जो प्रधानमंत्री की अपील थी, उनमें बेहतर जिन जिलों की महिलाओं ने काम किया है उनसे प्रधानमंत्री उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता करेंगे। खास तौर पे गोंडा और इसके अलावा 1-2 जिले और कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं, जहां की महिलाओं से
प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। उसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी जिलों में एनआईसी सेंटर के जरिए जो श्रमिक हैं वो जुड़ेंगे, क्योंकि सभी से नियुक्ति पद दे पाना मुश्किल है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित जिलाधिकारी एनआईसी पे मौजूद रहेंगे और साथ साथ मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी मजदूरों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है और उसका सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश में संख्या है वो अवध और पूर्वांचल में है। जो मुंबई, दिल्ली, सूरत या पंजाब जैसे राज्यों में रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए गए थे, लेकिन चूंकि लॉकडाउन की वजह से अब रोजगार छिन गया, आर्थिक स्थिति बेपटरी पे हो गई, तो कल कारखाने थे वो थोड़ा सुस्त यानी आर्थिक रूप से वो भी बंद थे या फिर अब उनमें छटनी होने लगी है, तो लोगों के रोजगार छिन गए। और जब प्रवासी मजदूर वापस आए दहशत में, तो अब अन्य राज्यों में फिर से जाना नहीं चाहते हैं, जो बड़े स्तर पे नौकरी या अन्य चीजें जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उनको सरकार ने यहीं पे नौकरी देने का निर्णय लिया है। सबसे बड़ा जो 1,25,00,000 में रोजगार की बात है, उसमें 70 से 80 लाख मनरेगा में काम देने का सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन इसको लेकर के विपक्ष भी हमलावर है कि सरकार एक तरफ नौकरियों पे रोक लगाई है, सारी नई योजनाओं पे रोक लगा दी गई है, अलग से कोई धनराशि नहीं जारी की जाएगी विकास के लिए, तो फिर 1,25,00,000 लॉकडाउन के दौरान नौकरी कहां दी जा रही है, इसको लेकर के लगातार सवाल विपक्ष पूछ रहा है। और इस तरीके की जब नौकरी, आप सारी सरकारी नौकरियों पे रोक लगा रखी है, नई योजनाएं नहीं होंगी, कोई नया बजट अलॉट नहीं होगा, तो फिर कैसे देंगे। सरकार का दावा है कि करीब 1 करोड़ के आसपास नरेगा से लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन नरेगा में भी प्रदेश सरकार की कुछ हिस्सेदारी केंद्र सरकार देती है धनराशि, उसी के जरिए काम कराया जाता है। ग्राम पंचायतों में कितना काम होता है पहले से तय होता है, तो उसमें कितने लोगों को अगर 1 करोड़ रोजगार नरेगा से दिया जाएगा, जो संख्या पहले 20 लाख हुआ करती थी, तो कैसे उनका समायोजन 100 दिन रोजगार सरकार दे पाएगी, या फिर अलग से उत्तर प्रदेश को ग्रांट मिलेगा जिससे और काम शुरू हो। चूंकि प्रधानी का चुनाव है, तो आने वाले समय में 2-1 महीने के अंदर प्रधान के खाते भी बंद कर दिए जाएंगे, संचालन चूंकि उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो एक बड़ा सवाल विपक्ष सरकार से लगातार पूछ रहा है। वही सरकार दावा कर रही कि सूबा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश राज्य बना है और हर किसी को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो या खादी से हो या स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को जोड़ा गया हो या नरेगा के जरिए। तो इन टोटल क्षेत्रों को काउंट करके 1,25,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री आज रोजगार जो नियुक्ति पत्र है वो सौंपेंगे। और अगर ऐसा 1,25,00,000 हो रहा है, तो वास्तव में उत्तर प्रदेश सूबा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला या आत्मनिर्भर बनाने की जो कोशिश है वो राज्य बन जाएगा। लेकिन ये कितना कारगर होगा, आने वाला समय बताएगा। आने वाला समय तो जरूर बताएगा, लेकिन क्या समय को लेकर भी किसी तरह की कोई बातचीत हो पाई है? क्या किसी तरह की कोई जानकारी मिल पाई है कि कब इस कार्यक्रम ये प्रस्तावित किया गया है? देखिए, दिन में 11 बजे यानी अब से कुछ ही देर के बाद एक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इसकी यहाँ खास तौर पे उत्तर प्रदेश में ही मुख्यमंत्री आवास पे तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संबंधित अधिकारी और कहां से कितने लोगों को किस जिलों से रोजगार दिया जाएगा, इन सब की पूरी तैयारी कर ली गई है। फिलहाल 11 बजे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1,25,00,000 लोगों को रोजगार के साथ साथ आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाता है, उस क्षेत्रों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। पंकज, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो उत्तर प्रदेश में आज ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो इसका शुभारंभ करने वाले हैं। माफ कीजिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो ऐसे में 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तेज आंधी आई है, साथ ही साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरी है, उससे 24 लोगों की मौत हो गई है। करीब 25 लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मौतें देवरिया में 9 मौतें हुई हैं। साथ ही साथ 6 लोग झुलस भी गए हैं। प्रयागराज की अगर बात की जाए तो आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 लोगों की जान चली गई है। एक व्यक्ति झुलस गया है। बाराबंकी की अगर बात की जाए तो यहाँ 2 लोग, अंबेडकर नगर में 3 लोगों की जान चली गई है। कुशीनगर, फतेहपुर और बलरामपुर की अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति की
मौत की पुष्टि यहां से हुई है। सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। साथ ही ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने 26 जून के साथ साथ 27 और 28 जून के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश रहने का अनुमान भी जताया है। इन 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरी है, 24 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। देवरिया में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है, 9 लोगों की यहां बिजली गिरने से जान गई है। प्रयागराज में 6, अंबेडकर नगर में 3 लोगों की मौत की पुष्टि, जबकि बाराबंकी में 2 लोगों की जान गई है। कुशीनगर, फतेहपुर में 1 लोगों की जान गई है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला है। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्य में जुटी हुई हैं। इस आपदा में जिन लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में बीती रात जिस तरह से बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से लोगों का निधन हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दुख जताया है। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार में बिजली गिरने से लोगों की मौत की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। भगवान उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। कांग्रेस कार्यकर्ता से मेरी अपील है कि पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करें। तो बिहार में जो बिजली गिरी है उसको लेकर राहुल गांधी ने भी अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। साथ ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें हर संभव मदद देने के लिए कहा है कि परिवारों के साथ मिलें और उनसे जिस भी तरह की वो मांग कर रहे हैं मदद की, उनको हर संभव मदद दी जाए। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस तरह से कल ये घटना हुई है, फिलहाल घायलों की क्या स्थिति बनी हुई है, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, घायलों की मुख्यमंत्री ने संबंधित जिला अधिकारियों को और जो राहत की टीमें हैं उनको निर्देशित किया है कि उनका समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कई जगह से खबरें ये भी आ रही हैं जो घायल थे उनमें कई लोगों की जो आकाशीय बिजली गिरने के दौरान घायल हुए थे उनमें उनकी मौत भी हो गई है। सरकार की तरफ से जो रात को आंकड़े जारी किए गए थे वो 22 थे और अधिकतर सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं या कहें कि कुल जो मौत का आंकड़ा है वो पूर्वांचल से ही है, चाहे देवरिया हो या प्रयागराज हो या उत्तर प्रदेश के अन्य जिले बाराबंकी, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, उन्नाव या गोंडा, वहाँ संख्या बढ़ी है और यह संख्या बढ़ करके 32 के आसपास पहुँच गई। यानी जो घायल थे उनमें भी मौत हुई है। लेकिन सरकार की तरफ से जो देर रात को आंकड़े जारी किए गए थे उसमें 22 लोगों की बताया गया था और पूर्वांचल के अधिकतर जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई थी। और आज भी पूर्वांचल के कई जिलों को अलर्ट पे रेड जोन में बारिश के लिए रखा गया। मौसम वैज्ञानिक ने भी सरकार को चेतावनी दी है और संबंधित जिलों को भी इस संबंध में बता दिया है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट को भी तैनात कर दिया गया है। पीएससी के साथ साथ राजस्व की टीमों को अलर्ट पे रखा गया है। राहत आयोग को भी निर्देश दिया है कि संबंधित परिवार जिनकी मौत हुई है उनको तत्काल 4-4 लाख रुपए राहत सहायता उपलब्ध कराई जाए, जो डीएम राजस्व विभाग की टीम के जरिए उनके घर पे चेक के माध्यम से पहुंचाया है। इसके साथ साथ कई लोग जो अभी भी घायल हैं उनका समुचित विभिन्न चिकित्सालयों में इलाज किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सभी जिला अधिकारी के साथ साथ जो मंडलायुक्त हैं, कमिश्नर, उनको भी निर्देशित किया है कि निपटने के लिए और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराई जाए। और कोई इस तरीके की, चूंकि लगातार मौसम उत्तर प्रदेश में बिगड़ता जा रहा है, खास तौर पे बिहार से सटे और गोंडा या बाराबंकी तक लगातार बीते कई दिनों से बारिश हो रही है और जिसका असर है कि आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो रही। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए सरकार ने एक लोगों को जागरूक करने के लिए निर्देशित किया है कि पेड़ों के आसपास ना आएँ, बिजली के खंभों के नीचे ना आएँ। अगर बारिश हो रही है या तेज़ आवाज़ आ रही है तो कहीं अलग बैठ जाएँ। इस संबंध में भी लगातार सरकार ने संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि उसका प्रचार प्रसार करें, जिससे ये जो मौत का आंकड़ा आकाशीय बिजली गिरने से होती है वो कम हो। फिलहाल जो घायल हैं उनका समुचित इलाज चल रहा है और जिन परिवारों के सदस्यों की मौत हुई है उनको आर्थिक सहायता जिलाधिकारी
उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पहले ही पत्र भेज दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कल आकाशीय बिजली गिरी है, उससे अब ये जो मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 24 से बढ़कर 32 पर पहुंच गया है। बहरहाल सरकार पूरी तरह से ये कोशिश कर रही है कि सभी घायलों को पूरी तरह से इनका ध्यान रखा जाए और यही निर्देश जिला अधिकारियों को दिए गए हैं कि हर संभव मदद इनकी की जाए। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कुछ और जरूरी खबरें हैं, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। वहीं लद्दाख के गलवान घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस शहीदों को सलाम दिवस के रूप में मनाएगी। इसके तहत पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा में चीनी अतिक्रमण का विरोध दर्ज कराएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता शहीद स्मारकों के साथ साथ गांधी जी या किसी दूसरे स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा के सामने तिरंगा झंडा लगाकर इकट्ठा होंगे। मोमबत्तियां भी जलाए जाएंगे। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की संभावनाएं बनी हुई हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राहुल गांधी ने नियंत्रण रेखा के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि चीन ने समझ लिया है कि भारत की स्थिति क्या है, तभी उसने ये कदम उठाया है। दरअसल कांग्रेस देश की जनता को बताना चाहती है कि मोदी सरकार चीनी घुसपैठ की सच्चाई छिपा रही है और सरकार के इस रवैये से देश की सुरक्षा और भूभागीय अखंडता खतरे में आ गई है। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं, तो शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा करेगी कांग्रेस। शहीदों को सलाम दिवस के रूप में मनाएगी कांग्रेस। देश भर में आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। वहीं भारत में चीन के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। बॉर्डर पर भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद देश भर में लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर रहे हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर आम जनता भी चीनी सामान का विरोध और चाइनीज एप्लीकेशंस को अपने फोन से डिलीट कर रहे हैं। इस बीच सेना के एक जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में जवान देशवासियों से चाइनीज एप्लीकेशन को डिलीट करने की अपील कर रहा है। जब ये जवान वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि आप लोग भी चाइना के एप्लीकेशंस को डिलीट करो और चाइना को बॉयकॉट करो। हम भी देशभक्त की तरह यहाँ पर हैं, हम इतनी कठिन जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोग घर में रहकर चाइनीज एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं। क्या कुछ कहा है वीडियो में इस जवान ने, आइए आपको सुनवा देते हैं। हाय फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं चाइना बॉर्डर पालीन कोलोरियांग, और रोड जो है वो नहीं है, फिर भी इन रोडों के सहारे हमें वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि एक जगह पर आने के बाद में रोड ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से हमें जाना होता है। और ये हमारा ट्रक है जिससे हम लोग जा रहे हैं। तो बढ़िया है, आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका, और उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं। आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बायकॉट कर सकते हो ना, तो करो यार, अच्छा लगेगा हमको भी, हमारी भी हेल्प होगी। बाय। तो भारतीय सैनिक की ये एक अपील भारतीय जनता से कि जिस तरह से वो सरहद पर देश की सेवा कर रहे हैं, उसी तरह हमें भी अपना योगदान देना होगा। और वो योगदान आप कैसे दे सकते हैं? चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बॉयकॉट करके। ये मैसेज इस जवान की वीडियो ने दिया है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।